चिंकी अपने बाबा से बिलक बिलक कर रोई जा रही थी। बाबा, हमें माँ छोड़कर क्यों चली गई? बाबा बोलो ना। चिंकी, तेरी माँ की बीमारी और हमारी गरीबी ने उसकी जान ले ली। मेरी बच्ची चुप हो जा। मदन भाई, मेरी छोटी सी बच्ची चिंकी माँ को याद कर कर के रोए जा रही है। कैसे संभलेगी मेरी गुड़िया? दिनों थोड़ा वक्त लगेगा चिंकी को संभलने में। बाकी फैक्ट्री से मैनेजर का फोन आया था, मैंने बता दिया है, तो 1-2 दिन में फैक्ट्री जाएगा। चिंकी थोड़ा सा संभल जाए तो मैं चला जाऊंगा। चिंकी माँ के मर जाने के बाद बहुत सदमे में आ गई थी, पर अभी शायद उस छोटी सी 8 साल की बच्ची पर दुखों का एक और पहाड़ टूटना बाकी था। चिंकी बिटिया, जल्दी मेरे साथ चल, हमें हॉस्पिटल जाना है। मदन चाचा, हॉस्पिटल क्यों? क्या हुआ? चिंकी, तेरे बाबा का एक्सीडेंट हो गया है। वो केमिकल फैक्ट्री में काम करते हुए अचानक केमिकल लीक हो गया। तेरे बाबा उसी की चपेट में आ गए हैं। डॉक्टर उन्हें देख रहे हैं। डॉक्टर, मेरे बाबा कैसे हैं? बेटा चिंता मत करो, तुम्हारे बाबा ठीक हो जाएंगे। मदन जी, हमने बाकी चोट का इलाज तो कर दिया है, पर क्या डॉक्टर? चिंकी बिटिया, तुम्हारे बाबा की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई है। केमिकल उनकी आंखों में चला गया, जिसकी वजह से उनकी आंखें खराब हो गई हैं। बाबा, ये सब क्या हो गया? पहले माँ मुझे छोड़कर चली गई, अब आपके साथ ये हादसा हो गया। चिंकी फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ समय बाद दीनू हॉस्पिटल से घर आ जाता है, पर वो अब बहुत ही उदास रहने लगा था और रोता रहता था। बाबा, ये लो, मैं आपके लिए अपने हाथों से चाय बनाकर लाई हूँ, और ये बिस्कुट भी खा लो, फिर आपको दवाई भी तो खानी है। अरे, आप फिर रोने लगे? डॉक्टर ने आपको कहा है ना, अभी आपकी आंखों के जख्म कच्चे हैं। मेरी बच्ची, इतनी छोटी सी उम्र में तुझ पर कितनी जिम्मेदारी आ गई है। बाबा, आप ही तो कहते हो जीवन का नाम ही संघर्ष है। वैसे आप दवाई लो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मदन चाचा के पास जाकर एक बार पूछती हूँ, वो बोल रहे थे कि काम के लिए किसी से बात करेंगे। आओ चिंकी बिटिया, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। वो रमेश पतंग वाले से मेरी बात हुई है। मैं तुम्हें रमेश पतंग वाले से रोजाना की पतंगे दिलवा दिया करूंगा। तुम उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा पाओगी। मदन चाचा, आपने मेरे लिए इतना सोचा, यही मेरे लिए काफी है। आप मुझे पतंगे दिलवा दो चाचा, मेरी बहुत मदद हो जाएगी। मदन चिंकी को रमेश पतंग वाले से पतंगे दिलवा देता है। चिंकी अब रोजाना पतंगे बेचने लगी है। सुबह से शाम चिंकी कभी पार्क में, कभी सड़क पर इधर उधर पतंगे बेचती थी। बाबूजी, पतंग ले लो, देखो मेरे पास बहुत सुंदर पतंगे हैं, लाल, नीली, हरी, पीली। ले लो ना बाबूजी। अरे नहीं लेनी हमें पतंग, चल आगे जाके बैठ। पापा, दिला दो ना पतंग, मुझे भी पतंग उड़ानी है। इधर आ लड़की, कितने की पतंग है ये लाल वाली? बाबूजी, 5 रुपए की। 2 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगा। वो भी बेटा जिद कर रहा है, इसलिए ले रहा हूँ। क्या करूँ, आज तो सिर्फ 15 रुपए की कमाई हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। चिंकी बिटिया, आ गई तू, बड़ी देर लगा दी आने में। बाबा, ये आपके लिए रोटी खरीद कर लाई थी, रुको मैं अपने हाथ से खिलाती हूँ। मेरी फूल सी बच्ची सारा दिन मेहनत करती है और मैं अपाहिज तेरी कोई मदद नहीं कर पा रहा। अरे बाबा, चिंता क्यों करते हो? अभी कुछ दिनों में मकर संक्रांति का त्योहार आने वाला है, फिर देखना मेरी बहुत सारी पतंगे बिक जाएंगी। फिर मैं उन पैसों से आपके लिए नया स्वेटर भी खरीद कर लाऊंगी। मैं तो तुझे किया वादा भी नहीं निभा पाया। मुझे याद है तूने मेरे लिए नई गुड़िया मांगी थी, पर अचानक तेरी माँ चली गई, फिर मेरे साथ ये हादसा हो गया। बाबा, मुझे नई गुड़िया नहीं लेनी, मुझे खूब सारे पैसे कमाकर आपका इलाज करवाना है। चिंकी का बचपन मानो कहीं खो गया था। वो पतंग बेचने इसी उम्मीद पर निकलती कि उसकी कमाई हो जाएगी तो बाबा के लिए कुछ खाने का खरीद लेगी। ऐसे ही एक दिन चिंकी एक मॉल के बाहर पतंग बेच रही थी। वहाँ एक गाड़ी रुकी। भैया, पतंग ले लो, देखो मेरे पास कितनी सुंदर पतंगे हैं। ड्राइवर, इस गरीब बदबूदार लड़की को रास्ते से हटाओ। ए लड़की, मुझे कोई पतंग नहीं खरीदनी, चल हट गाड़ी के सामने से। मेरे पास से तो बदबू नहीं आ रही, मैं बदबूदार लड़की नहीं हूँ, पर उस लड़के ने मुझे बदबूदार क्यों कहा? चिंकी इसी सोच में पतंगे बेच रही थी, पर उस दिन उसकी एक भी पतंग नहीं बिकी थी। क्या करूं, आज तो एक भी पतंग नहीं बिक रही। भूख भी बहुत लगी है, पर मेरे पास सिर्फ 10 रुपए हैं। अगर पतंग नहीं बिकी तो बाबा के लिए रोटी कैसे ले जाऊंगी? मुझे अभी पानी पीकर ही गुजारा करना होगा। चिंकी पानी पीकर ही अपना पेट भर लेती है और मॉल के सामने ही एक पेड़ के नीचे थक कर बैठ जाती है। चिंकी की आंख लग जाती है, तभी वो गाड़ी वाला बिगड़ा हुआ लड़का मॉल से बाहर आते हुए चिंकी को देख लेता है। ये तो वही बदबूदार गरीब लड़की है, इसे सबक सिखाने का यही तरीका है। ये सो रही है, इसकी सारी पतंगे उठा लेता हूँ, अच्छा मजा चखाऊंगा इसे।
नीरज नाम का वो बिगड़ा हुआ लड़का चिंकी की सारी पतंगे उठाकर गाड़ी में रख लेता है और रास्ते में फाड़कर फेंक देता है। उधर चिंकी की आंख खुलती है तो वो पतंगों को पास न देखकर घबरा जाती है। मेरी पतंगे कहाँ गई? कौन ले गया? अब मैं क्या बेचूंगी? बाबा के लिए खाना कैसे ले जाऊंगी? मेरी पतंगे। चिंकी रोती हुई घर पहुँचती है। चिंकी बिटिया, मैं देख नहीं सकता पर समझ तो सकता हूँ क्या हुआ मेरी बच्ची। बाबा, मेरी पतंगे न जाने कौन उठा कर ले गया। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, रो मत। कल मदन से बोलकर रमेश से दोबारा पतंगे ले लेना। मदन बोल देगा तो रमेश उधार में दे देगा। आखिर मेरी पतंगे कौन ले गया होगा? मुझे लग रहा था मकर संक्रांति के त्योहार पर बिक्री हो जाएगी तो बाबा के लिए नया स्वेटर ले आऊंगी। चिंकी रोने लगती है। उधर नीरज लड़के के साथ जो ड्राइवर था वो भी नीरज के व्यवहार से दुखी होता है और सारी बात वो नीरज के पिता मिस्टर योगेश को बताता है। सर, नीरज बाबा उस गरीब पतंग वाली बच्ची जो पतंगे बेच रही थी उसकी सारी पतंगे उठाकर ले आए और फाड़ कर फेंक दी। पता नहीं उस बेचारी गरीब लड़की का कितना नुकसान हो गया होगा। नीरज, तुमने उस पतंग बेचने वाली बच्ची की सारी पतंगे फाड़ दी? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक बार मॉल के आसपास की दुकानों पर पता करो, शायद उनमें से कोई उस बच्ची को जानता होगा। ड्राइवर मॉल के आसपास की दुकान वालों से चिंकी के बारे में पूछताछ करता है और आखिर चिंकी के बारे में पता लग जाता है। सर, उस बच्ची के घर का पता मिल गया है। वो मॉल के बराबर में ही एक गरीब बस्ती में रहती है। नीरज, मेरे साथ उस बच्चे के घर पर चलो और उससे माफी मांगो। योगेश नीरज को लेकर चिंकी के घर पहुंचता है, पर वहां पहुंचकर योगेश चिंकी के पिता दीनू को देखकर हैरान रह जाता है। दीनू, तुम? चिंकी तुम्हारी बेटी है? तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। ये तो मालिक की आवाज है। मालिक, उस दिन फैक्ट्री हादसे में मेरी आंखों की रोशनी चली गई। उसके बाद मैंने कई बार आपसे बात करने की कोशिश की पर मेरी आपसे बात नहीं हो पाई। दीनू, तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ ये मैं नहीं जानता था। नीरज, तुम भी चिंकी से माफी मांगो। देखो, ये छोटी सी बच्ची अपने परिवार को चलाने के लिए रोजाना पतंग खरीद कर बेचती है और तुमने इसका कितना नुकसान कर दिया। चिंकी, मुझे माफ कर दो। मेरे से गलती हो गई। पापा, मैं वादा करता हूँ अब मैं कभी भी किसी की मजबूरी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। दीनू, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब से चिंकी और तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी है। चिंकी, तुम स्कूल में पढ़ना चाहती हो ना? अब से तुम स्कूल जाओगी और पढ़ लिख कर खूब नाम कमाना। सचमुच अंकल? बाबा, आपने सुना? मैं स्कूल जाऊंगी, मैं पढ़ूंगी बाबा। हाँ मेरी बच्ची, आज मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। और फिर उस दिन के बाद चिंकी के जीवन ने एक नई राह में कदम रख दिया, जिसे महसूस करके चिंकी के बाबा भी बहुत खुश थे। शंकर अपनी पत्नी सुनीता और 2 बच्चों के साथ गांव में रहता था। शंकर मजदूरी का काम करता था पर उसकी आमदनी बहुत कम थी। सुनीता स्वेटर बुनने का काम करती थी और उस काम से वो थोड़े बहुत पैसे कमा लेती थी। तुम चिंता मत करो, ठंड शुरू होने वाली है, थोड़े बहुत स्वेटर बुनने का काम मुझे मिल ही जाएगा। ये है कि कम से कम घर खर्चे के पैसे तो मैं जोड़ ही लूंगी। तुम बाकी जमींदार साहब का कर्जा चुकाओ, वो पहले बहुत जरूरी है। हाँ, उसी की तो चिंता है। ब्याज भी बढ़ता जा रहा है पर जितना काम करता हूँ सारा कर्जे में चला जाता है। शंकर जो भी कमाता था सारा कर्जा उतारने में चला जाता था, इसलिए सुनीता स्वेटर बुनने का काम कर लेती थी। सुनीता बहुत सुंदर स्वेटर बुनती थी, तरह तरह के डिजाइन वाले स्वेटर, टोपा, मोजे, कार्डिगन। सुनीता इन सब की अच्छे से बुनाई करना जानती थी, पर गांव में उसे इस काम के पैसे ज्यादा नहीं मिल पाते थे। गांव के लोग अपने हिसाब से ही सुनीता को स्वेटर बुनाई के पैसे देते थे। सुनीता, 150 रुपए तो तू ज्यादा बोल रही है, छोटा सा ही तो स्वेटर बनवाना है, 50 रुपए रख ले, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकती। पर काकी, ऊन बहुत महंगी हो गई है, आप तो ऊन के पैसे भी नहीं दे रही हो। ये ले 70 रुपए रख, इससे ज्यादा नहीं दूंगी, नहीं तो रहने दे, रख ले अपने पास वापस स्वेटर। सुनीता पैसे लेकर घर आ जाती है। शंकर परेशान था, वो सुनीता से बोला, अब सुनीता सामान बांध ले, मोहन का फोन आया है, उसने शहर में बात कर ली है, फैक्ट्री में 10,000 रुपए महीना मिल जाएगा, बाकी देख लेंगे। यहाँ तो कभी काम मिलता है कभी नहीं। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, पर मेरा कुछ स्वेटर बुनने का काम रह गया है, एडवांस रुपए लिए हुए थे। तो कोई नहीं, वहीं बुनकर पूरा कर लियो, कोई ना कोई गांव आता ही रहता है तो भिजवा देंगे। और फिर शंकर अपने परिवार को लेकर शहर आ जाता है। शंकर, 2,500 रुपए में इससे अच्छा कमरा नहीं मिलेगा, बाकी थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे सब आदत पड़ जाएगी। अब तू यहाँ साथ है तो मुझे क्या फिकर, बाकी सुनीता और बच्चे भी भाभी और बच्चों के साथ रहेंगे तो
कोई चिंता की बात ही नहीं होगी। शंकर फैक्ट्री में काम पर लग जाता है। सुनीता भी स्वेटर के काम पर लग जाती है। एक दिन सुनीता अपने घर के बाहर बैठी स्वेटर बुन रही थी। तभी मोहन की पत्नी गायत्री आ जाती है। अरे सुनीता, ये क्या, तू स्वेटर बुनती है? हाँ, गांव में रहती थी तो थोड़े बहुत बुनकर 4 पैसे आ जाते थे। ये स्वेटर बुनने रह गए थे, कोई आएगा जाएगा तो गांव भेज दूंगी, एडवांस के पैसे लिए हुए हैं। तभी एक औरत वहां आती है। आप में से सुनीता कौन है जो स्वेटर बुनने का काम करती है? जी, मेरा नाम ही सुनीता है, मैं स्वेटर बुनने का काम करती हूँ। मेरी बहन रश्मि माधोपुर में रहती है। आप माधोपुर से आई हो ना? रश्मि मुझे बता रही थी कि आप शहर रहने आई हो और आप स्वेटर बनाती हो। मेरी ननद की बेटी हुई है तो मुझे उसके लिए स्वेटर बनवाने थे। छोटे बच्चों के लिए तो घर के बुने स्वेटर ही गर्म होते हैं, पर यहाँ शहर में कोई स्वेटर बुनने वाली मुझे दिखाई नहीं दी। फिर रश्मि ने मुझे आपके बारे में बताया। अच्छा, आप रश्मि दीदी की बहन हो? हाँ, वो मुझे बहुत अच्छे से जानती है। कई बार अपने बच्चों के लिए वो मेरे से गाँव में स्वेटर बनवा लेती थी। एक स्वेटर उनका अभी भी बना रही हूँ, बस तैयार हो जाए तो उन्हें गाँव भिजवा दूंगी। आपको किस तरह से बनवाने हैं मुझे बता दो, और बाकी ऊन आप देख लो, आप दोगे या मैं अपनी पसंद से ले लूं। ऊन वगैरह खरीदने का तो मुझे इतना पता नहीं है, अपने हिसाब से ही खरीद लेना, जो अच्छी कंपनी के मुलायम ऊन हो, क्योंकि छोटी बच्ची के बनाने हैं तो मुलायम ऊन के ही अच्छे रहेंगे, चुभने वाला ना हो। आप मेरे लिए 3 सेट बना दो, जो भी पैसे बनेंगे मैं दे दूंगी। वो औरत सुनीता को 3 स्वेटर बुनने का ऑर्डर देकर चली जाती है। तभी शंकर भी आ जाता है। उसके दोनों हाथों में सूजन थी और वो दर्द से कराह रहा था। अरे ये क्या, आपके हाथों में सूजन कैसे आ गई? भैया को तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, यहीं पास में ही डॉक्टर बैठते हैं, चल वहीं ले चलते हैं। गायत्री ठीक कह रही है, चलो भाभी, चल शंकर। शंकर को लेकर सुनीता मोहन और गायत्री के साथ डॉक्टर के पास जाती है। मशीन पर काम करने के कारण इनके हाथों में सूजन आ गई है। इससे पहले उन्होंने कभी मशीन पर काम किया है? नहीं डॉक्टर साहब, गांव में तो मजदूरी और खेतीबाड़ी का काम करता था। यहाँ पहली बार आया हूँ, अभी 1 महीना ही हुआ है काम करते हुए। बस यही वजह है, अभी कम से कम 2 महीने मशीन पर काम बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो ये सूजन बढ़ने से शरीर को नुकसान हो सकता है। पर डॉक्टर साहब, मैं काम नहीं करूंगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और अगर आराम नहीं किया तो शरीर भी तो खराब हो जाएगा, इसलिए कम से कम 2 महीने दवाई लो, उसके बाद मशीनों के काम की जगह कोई और काम ढूंढना। शंकर परिवार के साथ शहर आया था कि यहाँ कमाकर गांव में जमींदार का कर्जा चुका देगा, पर यहाँ आकर तो उसकी परेशानी बढ़ गई। कुछ दिन बाद सुनीता ने उस औरत के 3 सेट बुनकर दे दिए। ये स्वेटर तो आपने बहुत ही अच्छे बुनकर दिए, मेरी ननद को भी बहुत पसंद आए हैं। वो पूछ रही थी आप बड़े लोगों के भी स्वेटर बना सकते हो? जी मैं बना दूंगी, बाकी अगर कोई और भी पूछे तो आप बता देना, मेरी थोड़ी कमाई हो जाएगी। क्या हुआ, तुम थोड़ा परेशान दिखाई दे रही हो? गांव से शहर आए थे कि थोड़ा काम चल जाएगा, पर शहर आते ही पति की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने उन्हें 2 महीने आराम के लिए बोला है और उसके बाद भी मशीनों का काम मना किया है। वही सोच रही थी कि थोड़े बहुत स्वेटर बुनकर दे दूं तो खर्चा निकल आएगा। आजकल सर्दियां भी शुरू होने वाली हैं, तो लोगों को बनवाने हो तो आप पता कर लेना। हाँ, मैं पड़ोस में भी कह दूंगी, तुम चिंता मत करो। औरत स्वेटर के पैसे देकर चली जाती है और अपने आस पड़ोस में सुनीता के बारे में बताती है। सुनीता को धीरे धीरे स्वेटर का काम मिलने लगता है। बहन जी, मैं ऊन की दुकान चलाता हूँ। मेरे पास शहर के बहुत से लोग ऊन खरीदने आते हैं। कई बार वो लोग मेरे से घर के बुने स्वेटर के बारे में पूछते हैं। अगर आप मेरे लिए स्वेटर बुन दिया करो तो मैं आपको अच्छी कीमत दे सकता हूँ। ठीक है भैया जी, आप मुझे बता दो कितने स्वेटर बुनने हैं। 2 छोटे बच्चों के, लेडीज जेंट्स के डिजाइन वाले बनाने हैं। मैं आपको लिस्ट बना दूंगा, मैं लड़के के हाथ माल घर भिजवा दूंगा। सुनीता का स्वेटर बुनने का काम बढ़ जाता है, उसे अब अच्छे पैसे मिलने लगे थे। सुनीता, मैं सोच रहा था तुम गायत्री भाभी की भी मदद ले लिया करो तो तुम्हें सहारा रहेगा। अकेले तुम थक जाती हो, बाकी माल पहुंचाने का काम मैं कर लूंगा। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मोहन भैया के भी तो घर खर्चे हैं, किराया, राशन, बाकी गायत्री भाभी जिस घर में काम करती थी वो घर भी छूट गया है। मैं आज ही उनसे बात करती हूँ। सुनीता गायत्री को भी अपने साथ काम के लिए कह देती है। तुम बहुत अच्छी हो सुनीता, मैं खुद कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मुझे लग रहा था पता नहीं तुम अपने साथ मुझे काम दोगी या नहीं। नहीं गायत्री भाभी, ऐसी बात नहीं है। मोहन भैया भी तो हमें शहर विश्वास पर ही लाए थे, और यहाँ हमारे शहर में एक दूसरे के सिवा है ही कौन। इसलिए आप आज से ही मेरे साथ ये काम करना शुरू कर दो, आपका भी घर खर्चा निकल आएगा।
उस दिन से गायत्री भी सुनीता के साथ स्वेटर का काम करने लगी। धीरे धीरे सुनीता ने और भी औरतों को इस काम में अपने साथ जोड़ लिया और किराए पर एक दुकान ले ली। सुनीता ने कभी नहीं सोचा था कि उसका स्वेटर का काम इतना बढ़ जाएगा। धीरे धीरे सुनीता का काम बढ़ गया और अब उसे उसी शहर के साथ साथ आसपास के और भी शहरों से स्वेटर बुनने के ऑर्डर मिलने लगे। आखिर बड़े शहर में रहकर एक गरीब ने अपने पैर अपनी मेहनत और हुनर से जमा ही लिए। मोहन, गायत्री भाभी, मैं तो हिम्मत हार गया था, पर सुनीता ने सब कुछ संभाल लिया। आज जमींदार का 1 रुपया भी मैंने कर्जा नहीं देना, सब सुनीता ने उतार दिया। आप सही कह रहे हो शंकर भैया, आज सुनीता भाभी के कारण आपके बच्चों के साथ साथ मेरे बच्चे भी स्कूल जाने लगे हैं। नहीं तो अकेले मोहन इतना नहीं कमा पाते थे कि हम बच्चों को स्कूल में पढ़ा लिखा सके। आज ये सपना भी साकार हो गया। इस बात को सुनकर सुनीता मुस्कुरा देती है। आज उसके चेहरे पर एक सुकून था, क्योंकि उसने अपनी मेहनत और लगन से ये मुकाम पाया था।